हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम क्लास 10th की केमिस्ट्री जो कि चैप्टर फर्स्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, और इस वीडियो में जो है मैं फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जो होते हैं 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस happens. First one is physical change, second one is chemical change and last one is radioactive change. ठीक है, ये 3 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चेंज से, दैट इज फिजिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाती हूँ कि आपको तो पता है कि आपके आसपास जो भी सबस्टेंस हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस हैं वो किससे मिलकर के बने हुए हैं? या तो एलिमेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं या तो कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। यानी मेजॉरिटी जो है 2 चीज़ों से ही मिलकर के बने होते हैं। चाहे आप एलिमेंट कह सकते हैं, चाहे आप कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फिजिकल चेंज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल चेंज। सो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज ये किसी एक एलिमेंट का कोई एटम है, ठीक है, और ये जो है किसी एक एलिमेंट का एटम है। 2 एटम्स है हमारे पास। इन एटम्स का कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ वेट होगा, भार होगा इनका। तो इनको हम इंडिकेट कर देते हैं m1 और m2 से, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा तो आपने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में यानी बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसे हम कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है। किसी भी एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है ये तो एटम्स के एटॉमिक नंबर पे जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी प्रोटॉन है क्योंकि सेंटर में तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ किनारे किनारे जो है क्या है, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है आपका, और ये दोनों इसके जो मतलब शेल्स में प्रेजेंट है क्या, आपके कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, अच्छा है, ठीक है, मैक्सिमम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि मैक्सिमम है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और अगर नजदीक आएंगे तो इन दोनों में जो बॉन्डिंग होने वाली है बहुत अच्छी होगी, ठीक है, बहुत ही कॉम्पैक्टली टाइटली एक दूसरे से पैक रहेंगे, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई या उसके वैल्यू में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई, तब तो इनकी बॉन्डिंग खराब होगी, तब तो ये थोड़े बहुत दूर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट है एक दूसरे से, तब तक तो एक दूसरे के नजदीक है, और नजदीक है तो भाई बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए, मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही हो गया, ठीक है, तो अब ये क्या होंगे, ये एटम 1 और ये एटम 2, या इसे मैं कह दूं एटम ए और इसे मैं एटम बी, जिसका मास m1 है और m2 है, ये एक दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू में चेंजिंग कैसे आएगी, होगा ना। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा हीट एनर्जी दे दी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा था, एक दूसरे के काफी नजदीक थे, ठीक है, दोनों ही एटम्स, और बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी इनके बीच में, ठीक है, काफी क्लोज थे, काफी एक तरीके से मैं बोलूँ तो टाइटली पैक्ड थे। मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा हीट दे दिया, हीट दे दिया तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया। अब थोड़ा कम हुआ तो ये जो एटम
M2 था ये थोड़ा बहुत दूर हो गया, ठीक है, जिसका मास M2 था, यानी एटम B मैं कह सकती हूँ और इसे एटम A ले लेती हूँ, ये थोड़ा बहुत क्या हो गया, दूर हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मैंने इसी हीट को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इस हीट को मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया, तभी ये जो एटम है ये आपका थोड़ा और दूर हो गया, यानी जो एटम बी है वो थोड़ा और दूर चला गया। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हुआ, चेंजिंग हो गई, उसकी वैल्यू में चेंजिंग हो गई। पहले ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, अच्छी बॉन्डिंग थी इनमें, लेकिन जैसे ही मैंने हीट दी तो क्या हो गई, इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई, ठीक है। जैसे मैंने इनको मैक्सिमम हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो एक दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कम हो गया। तो इस केस में हुआ क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के एटम्स के बीच का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंजिंग आती है तो उस प्रकार के चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू में यदि कोई चेंजिंग आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूं, किसका एग्जांपल दूं, किसी सॉलिड का ले लेते हैं, आइस, ठीक है। आइस जो है अगर उसके जो एटम्स हैं, यानी आइस जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, H2O से मिलकर के बना है, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही क्लोज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ये एटम्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, ठीक है, पास में है, तब तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, तब तो ये आइस के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी आइस को हीट देती हूँ, ठीक है, कुछ एक्सेसिव टेम्परेचर दे देती हूँ, तो अब इसकी बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा। तो अब यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो ये सॉलिड स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये आइस से क्या बन गया, वाटर बन गया, ओके, यानी लिक्विड बन गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। और अगर मैं फिर से और ज्यादा हीट देती हूँ, ठीक है, और ज्यादा मैंने हीट दे दी, हीट एनर्जी को मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब ये जो लिक्विड है अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा हीट दे दी, पहले की अपेक्षा और ज्यादा हीट दे दिया, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अब ये जो है अपनी बॉन्डिंग कैपेसिटी पूरी तरीके से खो देगा और ये जो है वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और आपने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे थे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बीच में बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। वहीं पर लिक्विड के अगर हम पार्टिकल्स को देखेंगे तो ये भी जो हैं एक दूसरे से पैक्ड तो होते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा बहुत जो है क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, यानी इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी बहुत क्या होती है, जगह होती है। और अगर गैसेस को देखेंगे तो इनके पार्टिकल्स तो काफी दूर होते हैं एक दूसरे से। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हुई, सॉलिड स्टेट था, मैंने हीट दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मैंने और हीट दे दिया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी गैसियस स्टेट में हो गया। तो इसका मतलब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हुई, कोई ना कोई चेंजिंग हुई। तो इसी प्रकार के चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज किसके माध्यम से होता है, इट प्रोसीड थ्रू फिजिकल रिएक्शन, यानी जब फिजिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल चेंज।
नाउ कम टू द सेकेंड वन टॉपिक, दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? एक चीज को ध्यान में रखिएगा, आपके नेचर में अधिक से अधिक होने वाला जो चेंज है, जो कि डोमिनेंट है, ज्यादा से ज्यादा होता है, मेजॉरिटी जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, केमिकल चेंज इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, किसकी अपेक्षा? फिजिकल चेंज की अपेक्षा। ठीक है, तो केमिकल चेंज को पढ़ते हैं। केमिकल चेंज के लिए भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, आपकी एक एग्जाम्पल को टच करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ केमिकल चेंज के लिए। सपोज कर लीजिए ये आपका कोई एक एटम है। एटम की प्रॉपर्टीज तो आपको पता चल गई कि सेंटर में भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे जो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और किनारे किनारे जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लीजिए ये एटम ए है, ये एटम बी है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और किनारे पे इलेक्ट्रॉन्स है, शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब मान लीजिए एटम ए जो है वो एटम बी से कह रहे हैं कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा घूम रहे हैं, तुम एक काम करो एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ठीक है, तो एटम बी बोलता है ऐसा क्यों भाई, मैं क्यों अपना एक इलेक्ट्रॉन दूं? मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों दूं? ठीक है, तो एटम ए ने कहा था बी से कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। दिस इज फर्स्ट केस। केस को याद करते चलिएगा। पहला केस क्या है कि एटम ए बोल रहा है किससे? बी से बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, दे दो। ठीक है, कुछ देर के बाद एटम बी बोल रहा है अच्छा एक काम करो, मेरा तो मांग रहे थे, तुम ही अपना एक दे दो। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है? सेकंड केस में एटम बी बोलता है ए से कि तुम ही एक अपना इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे देते हो। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। पहला केस क्या था, या तो एटम ए जो है वो एटम बी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और या एटम बी जो है वो एटम ए को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तीसरा केस कोई और बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। तीसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है? थर्ड केस, एटम ए ने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सेंटर में रख देते हैं। तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देना, ये ए का है एक इलेक्ट्रॉन, और बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देगा, ये बी का एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम दोनों ही इसे क्या करेंगे, आपस में मिल बांट कर ले लेंगे। यानी थर्ड केस में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो जब भी किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यदि कोई हरकत होती है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इस प्रकार के चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज कैसे होता है, इट प्रोसीड थ्रू केमिकल रिएक्शन। यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो पहली चीज और दूसरी चीज याद रखिएगा। फिजिकल में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा हो रही थी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। मैंने हीट दिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जो एटम्स थे वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना स्टेट जो था वो खो दिया। अब वो सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार के चेंज को मैंने कहा फिजिकल चेंज। और यदि एटम्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कोई हरकत करते हैं, चाहे वो डोनेट कर रहे हो, चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर उनके बीच में शेयरिंग हो रही हो, तो इस प्रकार के चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है फिजिकल रिएक्शन के जरिए, और केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के जरिए। दो चीजें मैंने आपको और बताई कि केमिकल चेंज जो होता है वो आपके एनवायरनमेंट में या आपकी लाइफ में ज्यादा डोमिनेंट होता है देन कंपेयर टू फिजिकल चेंज।
यानी अधिक से अधिक हमारे जीवन में कौन सा चेंज होता है भाई? केमिकल चेंज होता है। तो इस कारण केमिकल चेंज जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा किससे? फिजिकल चेंज से। मीन्स टू से दैट, कहने का मतलब है कि केमिकल चेंज इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल चेंज। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम अपना पढ़ते हैं, दैट इज रेडियो एक्टिव चेंज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इट प्रोसीड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये जो रेडियो एक्टिव चेंज है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो चेंजेस या ये जो रिएक्शंस होते हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स में होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ किए जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें ये रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं या रेडियो एक्टिव चेंजेस होते हैं। तो इसमें एनर्जी का और मास का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव चेंज में यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतना ही है, आपके लिए इतना ही जानते रहिएगा। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा पैकेट ऑफ एनर्जी किसको बोला जाता है। आप नाम सुनेंगे एक फोटोन का। ठीक है, फोटोन से रिलेटेड है ये चीज़। फोटोन का नाम सुनेंगे 11th-12th में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे कहा जाता है पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए रेडियो एक्टिव चेंज में इतना याद रखिए कि ये जो होता है किसके माध्यम से होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के माध्यम से होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो किस में होते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स में होते हैं, जिसमें मास का और एनर्जी का दोनों का ही बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, सो इसे ध्यान में रखिएगा और 3 टाइप्स के चेंजेस को ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ चेंजेस। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जो कि कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। आज का जो लेक्चर है उसे यही समाप्त करते हैं। ओके, सो आप देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ लर्निंग डे।